हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हेलो सर, मैं ठीक हूँ। हेलो सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों, मुझे बताओ, आज आप क्या सीखना चाहते हो। सर, क्या आज आप हमें अपनी कोई कहानी बता सकते हैं। ज़रूर। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि मैं अपनी स्कूल का टॉपर कैसे बना। ये उन दिनों की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। हर कोई हमारी स्वतंत्रता का इंतज़ार कर रहा था। हमारे देश के सभी लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खुश और उत्साही थे। सभी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ना होगा। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से था, इसलिए मुझे पता था कि मेरे माता पिता फीस का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। एक दिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे माता पिता मेरे पास आए और मुझे कहा, तुम्हारी माँ और मैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तुम उच्च शिक्षा लेना चाहते हो। तुम्हारे लिए हमने बहुत सपने देखे हैं अब्दुल। चिंता मत करो, हम किसी भी तरह फीस का प्रबंध करेंगे ताकि तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ सको। तुम किस स्कूल में जाना चाहते हो। मैं श्वार्ट्ज स्कूल में जाना चाहता हूँ, जो रामनाथपुरम में है, रामेश्वरम के पास। ठीक है अब्दुल, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। पर अब्दुल, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और हमारे सपने पूरे करने होंगे। हाँ माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरा भाई मुझे स्कूल ले गया और एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी की। वो एक बहुत अच्छा स्कूल था। कक्षाएं बड़ी थी और हम सभी के लिए बेंचेस थे। शिक्षक पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल करते थे। स्कूल में खेल को भी प्रोत्साहित किया जाता था। गर्मी के दिनों में शिक्षक हमें पढ़ाई के लिए कक्षा के बाहर ले जाते थे। हमें पेड़ों के नीचे बिठाकर पढ़ाया जाता था। जब हमें कक्षाएं बदलनी होती थी, हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास चले जाते थे। एक दिन मैं जल्दी में था और गलती से मैं गलत कक्षा में चला गया, जहां मेरे मैथ्स टीचर पढ़ा रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, हाँ अब्दुल, क्या है। सर, मैं अपनी क्लास के लिए आया हूँ। क्या तुम देख नहीं सकते ये तुम्हारी क्लास नहीं है। माफ़ करना सर। तुम इस स्कूल में क्या कर रहे हो अगर तुम अपनी क्लास भी सही तरह से नहीं ढूंढ सकते। तुम्हें अपने गांव वापस चले जाना चाहिए, जहां से तुम आए हो। सभी स्टूडेंट्स मुझे देखकर हंस रहे थे। फिर टीचर ने पूरी कक्षा के सामने मुझे छड़ी से मारना शुरू कर दिया। सर, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं वापस ऐसा नहीं करूँगा। मैं बहुत उदास था। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। मैं वापस घर जाना चाहता था। फिर मैंने सोचा, मेरे माता पिता ने मुझे इस स्कूल में भेजने के लिए बड़ी मेहनत की है। मुझे उनके सपने पूरे करने ही होंगे। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और सबसे अच्छा स्टूडेंट बनूँगा। मैंने दिन रात पढ़ाई की। कुछ हफ्तों बाद गणित की परीक्षा थी, जो उन्हीं टीचर ने रखी थी। मैंने सारे जवाब सही लिखे। कुछ दिनों बाद मैथ्स के टीचर ने रिजल्ट घोषित किया। राजेश, आपने 100 में से 61 मार्क्स पाए हैं। यश, आपने 100 में से 70। मोना, 100 में से 80। अब्दुल, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कितने मार्क्स मिले होंगे। सर, मैंने सारे जवाब सही लिखे थे, प्लीज़ बताइए ना मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। 100 में से 100 फुल मार्क्स। बहुत अच्छे अब्दुल। धन्यवाद सर। गणित की परीक्षा में पूरे मार्क्स लाने का मेरा सपना साकार हुआ। मैं खुश था। अगली सुबह असेंबली में
सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स मौजूद थे। वो टीचर जिन्होंने मुझे मारा था, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिसको मैं दंडित करता हूँ वो एक महान आदमी बनता है। सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने याद किया कि क्या हुआ था। अब मैं आप सबको बताता हूँ कि अब्दुल को फुल मार्क्स कैसे मिले। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे थे। टीचर ने मेरी ओर इशारा किया और कहा, मेरे शब्द याद रखना। ये लड़का अपनी स्कूल और टीचर्स का नाम रोशन करेगा। उनके इस प्रशंसा के शब्दों से उनके पहले किए गए अपमान को मैं भूल गया। मैं खुश था। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ताली बजाने लगे। उस सेमेस्टर के बाद मैं अपने गांव वापस गया छुट्टियों के लिए। मेरा पूरा परिवार खुश था। मेरे माता पिता ने खुशी से मुझे गले लगाया। मेरे भाई ने पीठ थपथपाकर मुझे शाबाशी दी। मुझे लगा मैंने कुछ अच्छा काम किया है, पर अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी स्कूल टॉपर। सर, आज से मैं भी कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करूँगा और अव्वल आऊँगा। हाँ सर, मैं भी अपने स्कूल में पहला नंबर लाने की कोशिश करूँगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करूँगी। बहुत अच्छा दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजू, क्या हुआ? आप उदास क्यों लग रहे हो? सर, मेरे कुछ दोस्त हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपने धर्म और सामाजिक हैसियत की परवाह किए बिना साथ पढ़ना चाहिए, साथ खाना खाना चाहिए और खेलना चाहिए। हाँ सर, मैं भी उन्हें यही बात बताती रहती हूँ। आज मैं आप सबको एक घटना बताऊंगा जो मेरे स्कूल के दिनों में मेरे साथ हुई थी। मैं रामेश्वरम में रहता था। उन दिनों लोग अपनी सामाजिक मान्यताओं को लेकर बहुत सख्त थे। हालांकि मेरे साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने पूरी कोशिश की इन सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की, जबकि वो खुद भी एक ऑर्थोडॉक्स परिवार से थे। उन्होंने हमें धर्म और सामाजिक स्थिति की परवाह ना करते हुए साथ में पढ़ने, खाने और खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। वो मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे और मेरी सारी समस्याओं का भी हल देते थे। वो हमेशा मुझे भविष्य के लिए प्रेरित करते थे। सर, क्या आप मुझे ये प्रश्न हल करने में मदद करेंगे? ज़रूर अब्दुल। देखो, इसे इस प्रकार से किया जाता है। एक दिन मैं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। सर मेरे पास आए और मुझे पूछा, अब्दुल, क्या आज रात तुम मेरे घर खाने पर आ सकते हो? उनके घर भोजन के लिए जाना है सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मुझे उनकी पत्नी से डर लगता था, क्योंकि सुना था कि वो बहुत कंजर्वेटिव है। मुझे पता था कि वो अपने घर में एक मुस्लिम को आने की अनुमति नहीं देगी, और वो भी खाने के लिए। ठीक है सर, आज रात मैं आपके घर आऊँगा। उस रात मैं अपने टीचर के घर गया। उन्होंने मुझे अंदर बुलाकर मुझे बिठाया। क्या आप कृपया भोजन ला सकते हैं? जैसे कि मुझे डर था, टीचर की पत्नी ने हमें अपने हाथों से खाना परोसने से इनकार कर दिया। उनको मेरी उपस्थिति से इतनी परेशानी हो रही थी कि वो रसोई घर से बाहर भी नहीं आई। मैं व्यस्त हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकती, आप आइए और खाना ले जाइए। मेरे टीचर ने उनसे कुछ नहीं कहा। वो खुद रसोई घर में गए और खाना लेकर आए। उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। उनकी पत्नी रसोई घर के दरवाजे के पीछे छुपकर हमें देख रही थी। हम दोनों ने खाना खाया। जब मैं अपने घर जाने के लिए निकल रहा था, अब्दुल, कृपया कल भी भोजन के लिए आना। नहीं सर, प्लीज़, मैं नहीं आना चाहता। अब्दुल, निराश मत हो। जब हम किसी प्रकार का बदलाव लाना चाहते हैं
तो हमें ऐसी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है सर, तो मैं कल आऊँगा। अगले दिन मैं उनके घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मेरे टीचर की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और टीचर के बाजू में बैठने के लिए कहा। फिर वो रसोई घर में गई और खाना लेकर आई। उन्होंने हम दोनों को भोजन अपने हाथों से परोसा। हम दोनों ने खुशी से खाना खाया। उन्होंने शायद महसूस किया होगा कि सभी मनुष्य एक समान है। भोजन परोसने के लिए शुक्रिया। थैंक यू भोजन के लिए। उस दिन मैं बहुत खुश होकर घर गया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर जैसे लोगों ने मुझे प्रेरित किया है अच्छा इंसान बनने के लिए और किसी भी चुनौती या दबाव का सामना करते वक्त अपने सही चरित्र को बरकरार रखने के लिए। हमें क्षमा कीजिए सर। आपको क्षमा राजू से मांगनी चाहिए। हमें क्षमा कर दो राजू। कोई बात नहीं दोस्तों। बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? हेलो सर, हम ठीक हैं। सर, क्या आप हमें बता सकते हो आप फाइटर जेट बनाने के लिए कैसे प्रेरित हुए? ज़रूर। मैं और मेरे दोस्त स्कूल से घर रोज़ पैदल जाते थे। रास्ते में हम काफ़ी बार एक तालाब के पास आराम करते थे। हम पानी में पत्थर डालकर मस्ती करते थे। मैं अक्सर पक्षियों को हवा में उड़ते हुए देखता था। उन पंछियों ने मुझे प्रेरित किया और मैंने अपने भविष्य का सपना देखा। जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा लक्ष्य स्पष्ट हो गया। मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करनी होगी। द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो MIT के नाम से लोकप्रिय है, वो दक्षिण भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज मानी जाती है टेक्निकल स्टडीज़ के लिए। मैंने दिन रात मेहनत की जिससे मैं ऐसी नामी कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकूं। मेरे पहले दिन पर जब मैंने MIT में प्रवेश किया तो मैंने अपना लक्ष्य मेरे सामने खड़ा हुआ पाया। MIT के कैंपस में 2 एयरक्राफ्ट्स प्रदर्शन पर रखे थे। मैं अक्सर उन एयरक्राफ्ट्स का निरीक्षण करता। मैं उनकी डिज़ाइंस की बारीकियों से बहुत मोहित हुआ। मुझे भी एक ऐसा ही एयरक्राफ्ट बनाना है। मेरे अंतिम प्रोजेक्ट के लिए मुझे अपने 4 साथियों के साथ एक फाइटर जेट डिज़ाइन करने का कार्य दिया गया। हमने काम को आपस में बांट दिया। एक दिन मेरे टीचर ने मेरे प्रगति की जांच की और कहा, अब्दुल, मैं तुम्हारी डिज़ाइन से निराश हूँ। मुझे तुमसे काफ़ी उम्मीद थी। मैंने टीचर को मेरी डिज़ाइन समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। सर प्लीज़ मुझे एक और महीने का वक्त दीजिए, मैं इससे बेहतर डिज़ाइन बनाऊंगा। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। अगर सोमवार तक तुमने मुझे बेहतर डिज़ाइन लाकर नहीं दी तो मुझे डर है तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। मैं अवाक था। स्कॉलरशिप मेरा सहारा था, उसके बिना मैं असहाय हो जाऊंगा। मेरे पास मेहनत करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने लगातार 2 दिनों तक डिज़ाइन पर काम किया। रविवार सुबह तक मैंने करीब करीब डिज़ाइन पूरी कर ली थी। तभी मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। मेरे टीचर मेरे पीछे खड़े थे और ड्राइंग को देख रहे थे। मेरी डिज़ाइन को जांचने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, मुझे पता था कि मैं तुम्हें एक मुश्किल कार्य दे रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन था तुम ज़रूर अच्छा प्रदर्शन करोगे। थैंक यू सर। मुझे काफ़ी राहत मिली और मैं खुश हुआ। मेरी स्कॉलरशिप जारी रखी गई और मैं अव्वल मार्क्स के साथ MIT से ग्रेजुएट हुआ। मैंने एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करने का मेरे लक्ष्य को पूरा कर लिया।
अब मैं विमान उड़ाने के मेरे सपने के करीब था। ये सोचना आश्चर्यजनक था कि पक्षियों से प्रेरित होकर मैंने जो सपना देखा था वो अब पूरा होने वाला था। सर, मुझे भी एक फाइटर जेट डिज़ाइन करना है। सर, मुझे पायलट बनना है। बहुत अच्छे, पर उसके लिए आप सबको कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। हाँ सर, हम ज़रूर करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? हम ठीक हैं सर। सर, क्या आज आप हमें एक कहानी सुना सकते हो? हाँ सर, आज हमें कहानी सुननी है। ठीक है, आज मैं आपको मेरे स्कूल के दिनों की एक कहानी सुनाता हूँ। रामेश्वरम शहर शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। हर शाम मैं अक्सर कुछ समय मंदिर के पास बिताता था। मंदिर में आने वाले लोग मुझे शक की निगाहों से देखते थे। उन्हें लगता था कि एक मुस्लिम लड़का मंदिर के पास क्या कर रहा है। ये लड़का हमारे मंदिर के पास क्या कर रहा है? हमें पुजारी जी से शिकायत करनी चाहिए। सच तो ये था, मुझे मंत्रों की धुन सुनना बहुत पसंद था। हालांकि मुझे कभी भी एक शब्द नहीं समझ आता था, लेकिन उनमें एक अलग सा जादू था। एक और कारण की वजह से मैं मंदिर के पास जाता था। मेरा सबसे प्रिय मित्र रामनाथ शास्त्री प्रमुख पुजारी का बेटा था। वो अपने पिताजी के बाजू में बैठकर मंत्रों का उच्चारण करता था। मैं मंदिर के दरवाजे के पास छुपकर उसको देखता। उसको पता था कि मैं वहाँ पर हूँ। राम अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराता। स्कूल में राम और मैं हमेशा पहली बेंच पर बैठते थे। हम भाइयों की तरह थे। प्रमुख पुजारी के बेटे होने के नाते वो एक पवित्र धागा पहनता था और मेरी सफ़ेद टोपी मेरे मुस्लिम होने का चिन्ह थी। एक दिन एक नए टीचर हमारे क्लास में आए। वो काफ़ी सख्त लग रहे थे। उन्होंने पूरी क्लास में चक्कर लगाई और सबका निरीक्षण किया। वो हमारे पास आए और बोले, तुम सफ़ेद टोपी वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के मुख्य पुजारी के बेटे के बाजू में बैठने की? जाओ लास्ट बेंच पर बैठो। मुझे बुरा लगा। मेरी आंखें भर आई। मैंने अपनी किताबें उठाई और लास्ट बेंच पर चला गया। स्कूल के बाद राम मेरे पास आया और उसने कहा, अब्दुल, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। राम घर गया और उसने अपने पिताजी को सब कुछ बताया। जब मैं घर पहुंचा, मेरे पिताजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ अब्दुल, क्यों रो रहे हो? मैंने उनको पूरी घटना बताई। अगली सुबह राम मेरे घर आया और उसने कहा, मेरे पिताजी ने तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को फौरन हमारे घर पर बुलाया है। मैं डर गया। मुझे लगा राम के पिताजी भी मुझ पर चिल्लाने वाले हैं। ठीक है राम, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। हम तीनों राम के घर गए। राम के पिताजी और हमारे नए टीचर राम के घर के बाहर खड़े थे। कल आपने जो स्कूल में किया, उसके लिए आपको अब्दुल से क्षमा मांगनी होगी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ जो मैंने सुना। प्रमुख पुजारी ने टीचर को मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कहा। कोई भी बच्चा भगवान की नज़रों में कम नहीं है। टीचर होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि आप सभी बच्चों को सद्भाव से रहना सिखाइए। अब आप इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। आपको बर्खास्त किया जाता है। मुझे क्षमा कर दीजिए सर। अब्दुल, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपके साथ बदसलूकी की। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो। जाने दीजिए सर, कोई बात नहीं। मैंने आज जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। राम के पिताजी को महसूस हुआ कि टीचर दिल से माफ़ी मांग रहे थे और अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा थे। इसलिए उन्होंने टीचर को स्कूल में पढ़ाने की अनुमति दे दी।
उस दिन से मैं और राम गर्व से पहली बेंच पर साथ बैठने लगे। मैं और राम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर, हम सब भी हमेशा दोस्त रहेंगे। बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? हम ठीक हैं सर। सर, क्या आप हमें अग्नि मिसाइल के बारे में बता सकते हैं? हाँ सर, हम सबको सुनना है उसके बारे में। हाँ, ज़रूर। हमने बार बार अग्नि मिसाइल को लॉन्च करने की कोशिश की, पर हम असफल हो गए। कई कारणों की वजह से इसमें देरी हो रही थी। प्रेस उत्सुकता से हमारी प्रगति पर ध्यान दे रहा था। रॉकेट साइंस में ऐसी देरी होना सामान्य है, पर पूरा देश निराश था। इस खबर को रेडियो और वर्तमान पत्र के द्वारा भी बताया जा रहा था। मैं और मेरी टीम बार बार असफल होने के कारण एक मुश्किल समय का सामना कर रहे थे। मैंने मेरी पूरी टीम को एकत्रित किया, जिसमें 2000 लोग थे। हमें एक बड़ा मौका दिया गया है। प्रमुख अवसरों के साथ प्रमुख चुनौतियां भी आती है। हम हार नहीं मानेंगे। हमारा देश हमसे सर्वश्रेष्ठ का हकदार है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगली ट्रायल में हम अग्नि को सफलतापूर्वक लॉन्च करेंगे। मेरी टीम आशावादी थी। हम सबने कड़ी मेहनत की। लॉन्च की डेट 22 मई 1989 तय की गई। आर्मी स्टाफ के चीफ, डिफेंस मिनिस्टर और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस लॉन्च को देखने आए। पिछली रात हम सब समुद्र के किनारे टहलने के लिए गए थे। क्या हम कल अग्नि लॉन्च में सफल होंगे? सभी के मन में यही सवाल था, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कलाम, कल हमें अग्नि की सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? क्या आपकी कोई इच्छा है? ये एक सरल सवाल था, जिसका जवाब मैं तुरंत नहीं दे पाया। मुझे क्या चाहिए था? ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं था? फिर मुझे मेरा जवाब मिला। हमें 1 लाख पौधे चाहिए अपने रिसर्च सेंटर में लगाने के लिए। आप अग्नि की सफलता के लिए धरती माँ का आशीर्वाद चाहते हो। कल हम ज़रूर सफल होंगे। अगली सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये एक परफेक्ट लॉन्च था। 5 साल से अलग अलग केंद्र में जाकर लगातार मेहनत करने का फल आखिरकार मिला। ये क्षण मेरे जीवन के सबसे बड़े क्षणों में से एक रहेगा। मैं और मेरी टीम खुश थे। पूरे देश ने जश्न मनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।